बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ क्या वकला विंग और वकील जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिव्यू पटिशन में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी गैर आइनी है और उसमें अपोजिशन की तरफ से जो तहरीक अदम एतमाद और अयाज सादिक की तरफ से जो मंजूर की गई है उसमें एक बहुत बड़ा गैर आइनी ब्लंडर हुआ है, जिसकी वजह से उसको वो चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कौन सी ऐसी इलीगैलिटी है या गैर आइनी काम हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इमरान ख़ान की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन हैं इमरान ख़ान की तरफ से एक नई चीज़ सामने आई है और वो ये है कि उन्होंने आज इजलास बुलाया है और इमरान ख़ान साहब समझते हैं कि वो आज कौम को अगली हिकमत अमली से आगाह करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब खालिद जावेद ख़ान साहब ने रिज़ाइन कर दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया है। अटॉर्नी जनरल साहब का जब ज़िक्र आता है तो अटॉर्नी जनरल साहब का एक बहुत खूबसूरत किरदार है और अटॉर्नी जनरल साहब ने इमरान ख़ान के साथ हमेशा वो शाना बशाना खड़े रहे। इमरान ख़ान की जो एक ख़ास खूबी थी वो ये थी कि जैसे बाबर आवान साहब हैं या कोई और लोग हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, तो वो हमेशा इनसे राय लेते थे और एक वक्त था कि फ़रूक नसीम साहब का एक बड़ा अच्छा तल्लक था। फिर फ़रूक नसीम साहब अपनी मामलात की वजह से उनको जाना पड़ा। इमरान ख़ान साहब हमेशा एक चीज़ देखते थे और वो ये थी कि एक वर्किंग रिलेशनशिप उनका रहता था अटॉर्नी जनरल साहब के साथ। अटॉर्नी जनरल साहब ने जो मुकदमा लड़ा, जिस तरीके से पीका एक्ट के तहत, जो पीका ऑर्डिनेंस के तहत ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला था और उस पर बड़े अच्छे तरीके से रियासत का मुकदमा उन्होंने लड़ा। फिर हम देखते हैं कि कुलभूषण यादव का जो मामला है उस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस को वो लेकर चले। फिर हम देखते हैं कि सदारती रेफरेंस, ये हालिया जो सदारती रेफरेंस था आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए अदालत को उन्होंने बावर करवाया कि जनाब सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा है, मैरियट होटल में जो कुछ हो रहा है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि इनके ज़मीर एक दम सिंध हाउस में जाकर जाग जाते हैं। तो अगर इनके ज़मीर जागते हैं तो ये रिज़ाइन करें। ये नहीं होता कि ये दूसरी हुकूमत को गिरा कर इनके ज़मीर जागें। तो वो बड़े दबंग तरीके से वो अपना मौक़िफ़ देते थे। अभी जो मामला उठा और ये तहरीक अदम एतमाद का था और अदम एतमाद के हवाले से जो चीज़ें सामने आईं उस पर एक उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई गई और ये कहा गया कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, मैं समझता हूं कि उन्होंने जो अहम पॉइंट था वो ये था कि क्या डिप्टी स्पीकर रूलिंग दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इस पर भी उन्होंने अदालत को असिस्ट किया, अच्छे तरीके से असिस्ट किया। और दूसरा ये था कि क्या पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, इस पर भी उन्होंने अपनी राय बड़े अहसन तरीके से दी। अब मामला डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का था स्पेसिफ़िक, तो क्योंकि वो क्वेश्चन था स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील से, तो इस वजह से उस पर अटॉर्नी जनरल साहब का ये कहना है कि वो इसको डिफेंड नहीं करेंगे, वो जो आइनी मामला है रियासत का वो आपके सामने रखेंगे। और उन्होंने आर्टिकल 69 के हवाले से भी और इस हवाले से भी कि स्पीकर रूलिंग दे सकता है, रूल नंबर 28, उसको भी बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया था। तो मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब का जो किरदार है वो बड़ा अहम रहा है। एक वक्त था कि फ़रूक नसीम साहब ने रिफ़ॉर्म्स के लिए, लॉ के और लीगल रिफ़ॉर्म्स के लिए, जैसे हम देखते हैं कि एंटी रेप ऑर्डिनेंस वो लेकर आए। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। विरासत के कवानीन के हवाले से बड़ी अच्छी चीज़ें वो लेकर आए। नादरा को इख्तियारात दिए विरासत के कानून के हवाले से। क्रिमिनल लॉ में उनकी रिफ़ॉर्म्स बहुत अच्छी थीं और सिविल लॉ में भी रिफ़ॉर्म्स लेकर आए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अब क्योंकि उनकी मजबूरियाँ थीं, उन मजबूरियों की वजह से उनको जाना पड़ा और उनकी भी एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप थी। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने उस वक्त तक रिज़ाइन न किया जब तक इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मंजूर नहीं हुई थी। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है वो मंजूर होने के बाद ही अटॉर्नी जनरल ने रिज़ाइन किया और अटॉर्नी जनरल रिज़ाइन करके फिर वो उन्होंने सदर पाकिस्तान को अपना रिज़ाइन भिजवा दिया। दूसरी तरफ इमरान ख़ान साहब की तरफ से, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के, हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनकी तरफ से आज बनी गाला में एक अहम इजलास तलब किया गया है और ये इजलास कोर कमेटी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की कोर कमेटी है, उनकी तरफ से तलब किया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने ये इजलास बुलाया है
आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करने के हवाले से, क्योंकि आज इशा के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी मुज़ाहरे, पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुज़ाहरों का भी ऐलान किया हुआ है। और ज़रा ये भी कहते हैं कि डी चौक पर जो मुज़ाहरा होने जा रहा है उसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद शिरकत भी करेंगे और ख़ान साहब इन सारी चीज़ों को देख भी रहे हैं। ख़ान साहब का जो इस वक्त मौक़िफ़ है वो ये है कि वो कौम के पास जाना चाहते हैं, वो कौम की अदालत में जाना चाहते हैं, और बतौर वज़ीर आज़म वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कह सकते थे, वो नहीं बोल सकते थे जो वो अब बोलेंगे और जो वो अब कौम को बताएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने कल बताया है कि वो अकेले रह गए हैं और किसी ने उनका साथ नहीं दिया इस गैर मुल्की साजिश के हवाले से, इस पर भी वो खुलकर अब कौम के सामने चीज़ें रखेंगे। लेकिन जो मामलात हैं वो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और अभी कल सोमवार के दिन वज़ीर आज़म का हलफ़ लेंगे शहबाज शरीफ। वोटिंग होगी आज 2 बजे तक, कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने हैं, और कोई ऐसा तो है नहीं कि उनके कागज़ात नामज़दगी कोई रद्द कर देगा कि उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला। तो वो कल वज़ीर आज़म बन जाएंगे। जब वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो वज़ीर आज़म बनने के बाद तो जो कुछ होगा सो होगा, लेकिन आज से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जो लोग थे, डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार की अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही ऑफिशियली इस बात पर दी है खबर कि उनके घर पर रेड किया गया है और उनकी फ़ैमिली के मोबाइल फ़ोन्स को ले लिया गया है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि 2-3 दिन में जो एंकर इमरान रियाज़ ख़ान के साथ हुआ है या मलिया हाशमी के साथ हुआ है, इरशाद भट्टी के साथ हुआ है, तो ये चीज़ें हैं कि अगर तो हमारा वो सहाफ़ी तबका, अब देखना तो ये है कि चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जब किसी को एक लेटर या नोटिस चला जाता था और वो नोटिस जाने के बाद फ़ौरी तौर पर चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उसको सस्पेंड कर देते थे, फिर FIA को बुला के जो मामलात करते थे। तो अब देखना ये है कि ये मामलात अब भी इस हुकूमत के होते हुए भी ये ऐसे ही चलेंगे, फिर तो बहुत खुशाइंद बात है। नहीं तो मामलात तो फिर डेफिनेटली जब आप एक हद तक जाते हैं मामलात, और इनका जो इंतकाम है उनके इंतकाम को भी हर कोई जानता है। और जब हम साहनिया मॉडल टाउन की बात करते हैं, किस तरीके से 14 लोगों को कत्ल किया जाता है, 100 के करीब लोगों को ज़ख्मी किया जाता है, डायरेक्ट गोलियां मारी जाती हैं, तो ये चीज़ें तो सारी दुनिया जानती है। अब मामला इस तरह से है कि तहरीक अदम एतमाद जो मंजूर की गई है, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आर्टिकल 95 सब आर्टिकल 2 ये कहता है कि जब आप तहरीक अदम एतमाद पेश कर देंगे तो उसके बाद मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 7 दिन के अंदर अंदर आपने वोटिंग करवानी होती है। 7 दिन 9 अप्रैल को पूरे हो रहे थे, अगर हम 3 अप्रैल 9 अप्रैल को कहें तो पूरे हो रहे थे, और इस वजह से ही 12:05 पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी थी। अब होता यह है कि जब असद कैसर रिज़ाइन करते हैं और उनके बाद बैठते हैं स्पीकर की कुर्सी पर अयाज सादिक, सबसे पहले तो वो नवाज़ शरीफ को वहाँ पर बैठकर याद करते हैं और उनको आवाज़ें देते हैं, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें वहाँ पर करते हैं और दोबारा वो वोटिंग के लिए चीज़ें रेजोल्यूशन पढ़ते हैं। वोटिंग अभी शुरू होने लगती है कि उनको बताया जाता है कि टाइम आज का ख़त्म हो गया है। वो 2 मिनट के लिए इजलास को मुलतवी करते हैं, 2 मिनट के बाद दोबारा इजलास शुरू होता है। जब 10 अप्रैल शुरू हो जाती है, जब 10 अप्रैल शुरू होता है तो उनका इजलास तिलावत कुरान पाक से, फिर नात शरीफ और फिर तराना पढ़ा जाता है। कौमी तराना पढ़ने के बाद दोबारा इजलास शुरू होता है और वोटिंग शुरू होती है। वो रेजोल्यूशन 10 अप्रैल को पढ़ते हैं और उस पर वोटिंग 10 अप्रैल को होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अज़हर सदीक एडवोकेट साहब, जो कि इस रिव्यू पिटीशन जो फ़ाइल होने जा रही है उसमें भी वकील हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई है कि ये तहरीक अदम एतमाद गैर आइनी तरीके से मंजूर हुई है। गैर आइनी तरीके से इस वजह से उन्होंने कहा है कि मंजूर हुई है कि तहरीक अदम एतमाद 10 अप्रैल को जाकर मंजूर हुई है और आईन पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है कि ये 9 अप्रैल को ही मंजूर होनी चाहिए थी, और 9 अप्रैल ख़त्म होते ही तहरीक अदम एतमाद की हैसियत, आइनी हैसियत ख़त्म हो जाती है। और इस वजह से उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक अदम एतमाद के गैर आइनी होने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगी और सुप्रीम कोर्ट को ये बताएगी कि ये तहरीक अदम एतमाद इस वजह से गैर आइनी है कि जो रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की वो पूरी नहीं की गई, और जो रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की उसको नज़रअंदाज किया गया है। और ये 10 अप्रैल को जाकर मंजूर हुई है, जो इस बात की तरफ इशारा है
कि ये तहरीक अदम एतमाद जो मंजूर हुई है ये गैर आइनी है, क्योंकि आइनी बहरान हमारे मुल्क में पिछले एक हफ़्ता से बड़ा शदीद हो गया है और चीज़ें बड़ी ख़राबी की तरफ जा रही हैं और मामलात बड़े ख़राबी की तरफ हमने देखा कि ऑनरेबल अदालतों में जो चीज़ें जाती रहीं, जो कुछ वहाँ डिस्कस होता रहा। तो अब देखना ये है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सोमवार के दिन ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या उसी तरीके से जो जस्टिस है वो फ़राहम करेंगे या ये मामला लटकता रहेगा। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।